नमस्कार, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं अमित अंबस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप हमारे बोर्ड में देख रहे होंगे, हमारा झारखंड हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट और जेएसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी पे एमसीक्यूज का सीरीज हम लोगों का चल रहा है फ्रेंड्स। और आज ये हमारा उस सीरीज का 5वां वीडियो होने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने 4 वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी के कवर कर चुके हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप बिल्कुल वहां पर जाएं, उन चारों वीडियोस को देखें और फिर इस वीडियो को देखने के लिए वापस आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 5वां वीडियो लेक्चर एमसीक्यूज का होने वाला है और ये है फ्रेंड्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इंडियन पॉलिटी का एक काफी महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसकी शुरुआत आज हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में करते हैं। आइए, तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन हमारा ये है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर, नीति निर्देशक तत्व हैं। हमारे क्वेश्चंस बाइलिंगुअल हैं, आप जिस भी भाषा में, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप देखें और फिर आंसर करें। चलिए, आपके ऑप्शन हैं जस्टिफिएबल, नॉन जस्टिफिएबल, रिजिड, फ्लेक्सिबल। हिंदी में अगर पढ़े तो उचित, गैर न्याय उचित, कठोर और परिवर्तनीय। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा नॉन जस्टिफिएबल। देखिए, अब मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि ये एमसीक्यूज का सीरीज है तो हम लोग पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बट फिर भी जो जरूरी है वहां तक हम लोग बताते हैं। इसको अगर आप शॉर्ट में लिखें तो इसको होता है, ये ऐसे लिखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। ठीक है, अब डीपीएसपी के बारे में जाने तो डीपीएसपी फ्रेंड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में इंश्राइंड है या मेंशन्ड है। आर्टिकल्स की बात करें तो 36 से लेकर 51 तक, 51 तक इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। इसका एम क्या है फ्रेंड्स? तो इसका एम सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को अटेन करने का एम है। इसका बात समझ रहे होंगे। इसका अगर एम की बात करें तो इसका एम है सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक और पॉलिटिकल जस्टिस, इनको अटेन करने का इनका एम है। ठीक है, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फ्रेंड्स, वेलफेयर स्टेट की बात यहां पर कही जाती है। तो आइए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नॉन जस्टिफिएबल। इसका जस्टिफिएबल, इसका मतलब कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में लिखी गई जो भी बातें हैं, अगर वो हम लोग को नहीं पूरा हो पा रहा है तो हम लोग फिर कोर्ट में सू नहीं कर सकते, मतलब केस नहीं कर सकते उसको इन्फोर्स कराने के लिए, जैसा कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स के टाइम पे किया करते थे रिट्स के फॉर्म में। अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता था, वायलेशन होता था, तो हम लोग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 और 226 को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर उसको इन्फोर्स कराया करते थे। बट इन केस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज देयर इज नो प्रोविजन टू इन्फोर्स दिस प्रिंसिपल्स इन द कोर्ट। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाउ आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार से कैसे भिन्न है, अलग है। तो आइए, ऑप्शन है फॉर्मर इज फॉर यूनियन गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मर और लेटर जो जा रहा होगा, तो फॉर्मर कहा जा रहा होगा ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में, और लेटर बोल रहा है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोल रहा है। तो ये आप ध्यान में रखें। तो फॉर्मर इज फॉर यूनियन गवर्नमेंट एंड लेटर इज फॉर स्टेट गवर्नमेंट। तो ये तो ऐसा बिल्कुल ही ऐसा कुछ बात नहीं है, तो इसको आप पहले क्रॉस कर सकते हैं, यानी इसका आंसर ये नहीं होगा। फॉर्मर इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेयर लेटर इज नॉट। अगेन दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि बोथ आर द पार्ट ऑफ और इनफैक्ट इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी आंसर नहीं होगा। नाउ कम टू ऑप्शन सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सिएबल वेयरएज फंडामेंटल राइट्स कैन बी इन्फोर्स्ड। तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन में इनको एक्सप्लेन किया था कि फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोगों को अधिकार दिया है हमारे रिट्स में के फॉर्म में कि हम उसको इन्फोर्स करा सकें कोर्ट में। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो वहां पर इन्फोर्समेंट की जरूरत, इन्फोर्समेंट का ऑप्शन हमारे पास है, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में हम लोग चीजों को इन्फोर्स नहीं करा सकते, कोर्ट में सू नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब फ्रेंड, ये क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट इज फाउंड इन। तो कल्याणकारी राज्य के रूप में भारत का विचार किसमें से पाया गया है? द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द फंडामेंटल राइट्स,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, और बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी, हमारे प्रीएम्बल में भी है और हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। हमारे प्रीएम्बल में फ्रेंड्स ये कहा गया है कि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करना है कैसे, तो वर्ण, संप्रभु जिसको कहते हैं, सोशलिस्ट, समाजवादी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, धर्म पंथ निरपेक्ष जिसको कहते हैं, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये हमारे प्रीएम्बल में कहा गया है फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडिया। डीपीएसपी में फ्रेंड सेंट्रल और स्टेट दोनों को ये निर्देश दिया जाता है फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट इन डीपीएसपी, फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। चौथा क्वेश्चन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी may be classified to which of the following pairs of the sake of the convenient study। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान जनक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस भाग में वर्गीकृत किया गया है? सोशलिस्ट, समाजवादी, लिबरल इंटेलेक्चुअल्स, गांधीयन एंड ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को फ्रेंड्स कहीं पर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह का डिवीजन नहीं है इन तीनों फॉर्म्स में, सोशलिस्ट, लिबरल, गांधीयन, बट उनके जो मैसेज हैं, उनका जो इंटरप्रिटेशन है, उसके तहत प्रॉपर तरीके से पढ़ने के लिए हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को सोशलिस्ट, गांधीयन थॉट्स और लिबरल थॉट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। यही एक कन्वीनियंट तरीका है जिससे हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को क्लासिफाई करके इन तीनों थॉट्स में अच्छे से पढ़ पाते हैं। आइए, The directive principles of state policy of the Constitution of India is taken from the Constitution of which country? भारत संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान के लिए से लिए गए हैं? संविधान से लिए गए हैं। हमारा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस और आयरलैंड। इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आप कंफ्यूज कर जाएं तो फिर आप काफी पीछे चले जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन जो भी होंगे, जितने भी इजी क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में, उसको आपको गलत बिल्कुल ही नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चंस जो हार्ड हैं वो गलती हो गई, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आप आसान क्वेश्चंस को, इजी क्वेश्चंस को अगर आप एग्जाम में गलत करके आ रहे हैं तो आप इतना समझ लें कि आप फिर काफी पीछे होते जा रहे हैं। तो इसीलिए दिमाग में एकदम बैठा लें कि इजी क्वेश्चन एग्जाम में किसी भी तरह से गलत नहीं होने चाहिए, किसी भी तरह से। इधर आप बबलिंग गलत कर दो या फिर आप टिक मार्क कहीं पर और कर दें, बट वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड, यानी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को बोरो किया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जानते हैं आर्टिकल 23 से 24 में कहा गया है, तो ये तो है फंडामेंटल राइट्स। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 14 में ये चीज डिस्कस की गई है, 14(1) में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 में ये कहा गया है, ये मेंशन है। तो आप बिल्कुल एलिमिनेट कर पा रहे होंगे कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हिंदी में कहें तो समान काम के लिए समान वेतन। ठीक है, ये हमारा फ्रेंड्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये बातें कही गई हैं आर्टिकल 39D में कि इक्वल वेज देना है फॉर इक्वल वर्क। Which one of the following articles direct the state government to organize the पंचायत? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को पंचायत का आयोजन करने का निर्देश देती है? आर्टिकल 33, आर्टिकल 40, 48 एंड 50। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40। जब हम लोगों ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ रहे थे उस समय भी हम लोगों ने देखा था कि आर्टिकल 40 उसमें स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कराती है पंचायत। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यहाँ पर फ्रेंड्स लिस्ट 1 में कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, लिस्ट 2 में सब्जेक्ट मैटर दिया गया। अब हम लोगों को चुनना है कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, आइए
आर्टिकल 40, चलिए दिख रहा होगा, आर्टिकल 40 के बारे में उसके सामने लिखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, राइट टू वर्क, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी ए का हो जाएगा 1, ये बिल्कुल सही है। अब आर्टिकल 41 देखें तो आर्टिकल 41 फ्रेंड्स राइट टू वर्क के बारे में ही डिस्कस करता है, ठीक है, विदाउट अ डाउट हम लोग इसको भी आंसर कर देंगे, तो बी का भी ये 2 हो गया। अब आर्टिकल 44 देखें तो आर्टिकल 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड फ्रेंड्स, कोड ये लिबरलियन जो थॉट होता है, लिबरल थॉट जो होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत ही आता है, और ये आर्टिकल 44 में मेंशन्ड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 3। अब रेस्ट 48 बच रहा है तो 48 हो जाएगा 4, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब आइए इसको ऑप्शंस को देखते हैं हम लोग कि कहां पर इस पैटर्न पे दिया है 1 2 3 4। तो ये हमारा 1 2 3 4 ऑप्शन ए में ही ये आंसर दिया है, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपके पास 4 आर्टिकल्स दिए गए हैं, 4 सब्जेक्ट मैटर है उनके सामने, बता रहा है बताइए इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये बिल्कुल ही सही बात कह रहा है फ्रेंड, आर्टिकल 39A में यही डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, अभी हम लोगों ने देखा भी था अपने प्रीवियस क्वेश्चंस। आर्टिकल 44 ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बोल रहा है, ये भी बिल्कुल सही। आर्टिकल 48 देखिए, आर्टिकल 48 के सामने लिखा है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, और यही आपका ये गलत कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल 48 क्या कहता था, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में डिस्कशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आर्टिकल 40 में था, ठीक है, तो ये गलत हो गया, ठीक है, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 में कहा गया, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following is not included in directive principles of state policies? निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं प्रोहिबिशन ऑफ लिकर, राइट टू वर्क, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, राइट टू इंफॉर्मेशन। हिंदी में अगर ऑप्शंस को पढ़ें तो शराब पर प्रतिबंध, काम करने का अधिकार, समान काम के लिए समान मजदूरी, और सूचना का अधिकार। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूं कि जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है फ्रेंड, तो इसको पढ़ने के लिए हमारे पास 3 थॉट्स हैं, ठीक है, जिसको क्लासिफाई कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं किया गया, लेकिन हम लोग पढ़ने के लिए करते हैं। पहला हो जाता है आपका सोशलिस्ट थॉट, सोशलिस्ट, दूसरा गांधीयन, और तीसरा लिबरल थॉट, ठीक है। तो यही 3 क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर हम लोग पूरा डीपीएसपी को पढ़ते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ चेक विच इज पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस। हु सेड इट? कहने का मतलब यह है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर किया जाता है। ये किसने कहा? ठीक है, ये आप क्वेश्चन को बिल्कुल समझ रहे होंगे ये क्या बोलना चाह रहा है कि बैंक अपने कन्वीनियंट पर किसी भी चेक को दे रहा है, क्लियर करता है। तो ये कथन केटी शाह का, ये इसका आंसर हो जाएगा। With reference to the Constitution of India, consider the following: fundamental rights, directive principle of state policies. अब देखिए, which of the above provision of the Constitution of India fulfill the National Social Assistance Program launched by the Government of India? इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी ऑप्शन बी। आइए, तो फ्रेंड्स ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एमसीक्यूज था। होप ये क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे, और इसको ब्रीफ तरीके से हम लोग जब चैप्टर्स को कर रहे होंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को जब पढ़ रहे होंगे, तो हम लोग उसमें ज़्यादा और ब्रीफ होकर पढ़ेंगे। हम लोग ये एमसीक्यूज देख रहे थे, अभी हम लोग एमसीक्यूज देख रहे थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। आई होप ये आपको अच्छा लगे, आप बिल्कुल इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम लोग अगले वीडियो लेक्चर पर फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।